कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो नागरिकता का सिलेबस में हमारा दिया हुआ है, इसके आधार से हम अध्ययन करते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार से हमारे देश के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता संबंधित उपबंधों का व्यवस्था किया गया है। हमारे देश के समस्त नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है। इकहरी नागरिकता कहने से इसका जो संक्षिप्त तात्पर्य यह है कि हम चाहे किसी भी प्रदेश में रहते हों, हमको जो नागरिकता मिलेगी वो देश की नागरिकता यानी कि भारत की नागरिकता मिलेगी। अब हम इसके संक्षिप्त शाब्दिक तात्पर्य पर जाएंगे। नागरिक शब्द जो है, जिसको हम नागरिकता कहते हैं, ये अंग्रेजी भाषा के सिटीजन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सिटीजन का अर्थ होता है नगर या निवासी। राजनीति विज्ञान की भाषा में व्यक्तियों के ऐसे समूह को नागरिक कहा जाता है जिनके समस्त नागरिकों को राजनीतिक अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार अपनी प्रशिक्षित बुद्धि को जनहित में प्रयोग करना ही नागरिकता है। नागरिक के गुण एवं लक्षण को हम संक्षिप्त में इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नागरिक होने का जो लक्षण है, नागरिक को राज्य का सदस्य होना चाहिए या वह ही व्यक्ति नागरिक है जो राज्य का सदस्य हो। उसे राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया होना चाहिए। नागरिक राज्य की भू सीमा के भीतर निवास करता हो। नागरिक को मताधिकार प्राप्त होता है। वह राज्य की संप्रभुता को स्वीकार करता हो। वह राज्य के प्रति भक्ति भाव, निष्ठा और समर्पण का भाव रखता हो। नागरिक व्यक्ति एवं समूह के हितों की रक्षा करता हो। सभी नागरिक मतदाता नहीं होते हैं। मतदाता का होना राज्य के कानून और कानून के अंतर्गत जो नियम निर्धारित है उसके द्वारा निर्धारित होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नागरिकों के प्रकार पर। एक नागरिक पहला जो है और दूसरा विदेशी। नागरिक के 4 श्रेणी हैं। अल्पवयस्क व्यक्ति जो हमारे देश के नागरिक हैं। अल्पवयस्क में जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और जो निश्चित आयु 18 वर्ष से कम है वो अल्पवयस्क की श्रेणी में आएंगे। मताधिकार विहीन व्यक्ति जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अयोग्य हों या किसी कारण से उनको किसी न्यायालय के द्वारा मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया हो, वे व्यक्ति, जैसे कि पागल है, दिवालिया है या देशद्रोह। मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्ति जिन व्यक्तियों को सामाजिक राजनीतिक मताधिकार प्राप्त होता है तथा जो राज्य के प्रति भक्ति भाव और निष्ठा रखते हैं, उन्हें मताधिकार प्राप्त वयस्क नागरिक कहा जाता है। देशीकृत नागरिक। देशीकृत यह विदेशी का बहुत दिनों तक किसी देश में रहने तथा कुछ अन्य शर्तों को पूरा करने के कारण राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार देते हैं, उन्हें हम देशीकृत नागरिक कहते हैं। पहला जो हम नागरिक का अध्ययन किए, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे विदेशी। विदेशी में विदेशी वह व्यक्ति है जो स्थायी या अस्थायी रूप से अन्य देश में निवास करता है। उसे उस देश में राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वह निवास करने वाले राज्य के प्रति भक्ति भावना नहीं रखता है। विदेशी को निवास करने वाले राज्य में केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। एक विदेशी का जीवन, एक संपत्ति की रक्षा, सामान्य अधिकार प्राप्त होता है। अन्य सामाजिक राजनीतिक अधिकार उसको प्राप्त नहीं होते हैं। उद्देश्य के आधार पर विदेशियों को
संबंधित देश के कानून का पालन करना होता है। विदेशी के अंतर्गत जो 3 श्रेणी बताए गए हैं, उसमें स्थायी विदेशी, नागरिकता प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत विदेशी उस देश के नागरिक बन जाते हैं। ऐसे विदेशी स्वदेश को छोड़कर विदेश में स्थायी रूप से निवास करते हैं, रहना चाहते हैं या रह जाते हैं। नागरिकता प्राप्ति की शर्तों को वो पूरा करते हैं और जिस देश में रहना चाहते हैं अपने मूल देश को छोड़कर वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त करते हैं। अस्थायी विदेशी किसी भी प्रकार के रोजगार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, घूमने के उद्देश्य से या अन्य कोई भी उद्देश्य से दूसरे देश को प्रवास करते हैं और अपना जो भी उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेके आए हैं, वो पूरा हो जाने के बाद वो अपना देश वापस चल देते हैं और ऐसे व्यक्तियों को हम अस्थायी विदेशी कहेंगे। तीसरा हमारा है इसके अंतर्गत कूटनीतिक प्रतिनिधि या जिसको हम राजदूत अर्थात एम्बेसडर कहते हैं। जो कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यालय होता है और वहाँ का जो प्रतिनिधि होता है, वहाँ का जो मुखिया होता है हमारे देश का, वो एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है। उसके कार्यालय के पूरे स्टाफ और जो कर्मचारी होते हैं उनको भी हम कूटनीतिक और प्रतिनिधि राजदूत के रूप में उनको अध्ययन करते हैं। विदेशों में बने दूतावासों में, दूतालयों में वो निवास करते हैं। इनके कार्यालय में कर्मचारी एवं सहयोगी भी सम्मिलित होते हैं। इन वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष सुविधा एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है। नागरिक जो होता है वो राज्य का स्थायी सदस्य होता है, जबकि विदेशी जो होता है वो अस्थायी सदस्य होता है। नागरिकों को राज्य के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है और जो विदेशी होते हैं उनको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नागरिक अपनी अचल संपत्ति को खरीद सकता है, बेच सकता है, जबकि विदेशी अपनी अचल संपत्ति को खरीद या बेच नहीं सकता। जब उसको ऐसा करना है तो प्रक्रियाओं के अंतर्गत उसको सरकार से अनुमति लेनी होती है। नागरिकों को राज्य सैनिक सेवा अनिवार्य कर सकता है। जब भी राज्य को सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यकता हो, वो आह्वान कर सकता है कि आप देश की सुरक्षा के लिए सेवा करें, परंतु विदेशियों को सैनिक सेवा अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। नागरिक अपने राज्य के प्रति जो भी निर्धारित कर्तव्य हैं उनका पालन करता है, जबकि विदेशी कानून पालक होते हैं, वे राज्य के प्रति कर्तव्य पालन के लिए बाध्य नहीं होते हैं, अर्थात उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। नागरिक अपने राज्य के प्रति भक्ति भाव और समर्पण का भाव रखता है, विदेशी अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखता है, समर्पण का भाव रखता है। घोर या गंभीर अपराध करने पर नागरिक को निर्वासित किया जा सकता है, अर्थात सामान्य स्थिति में उसको देश से निकाला नहीं किया जा सकता, जबकि विदेशी को बिना कारण बताए हम देश निकाला या देश छोड़ने के लिए आदेश हमारा जो सरकार है वो दे सकता है। नागरिकता की अब हम विशेषताएं देखेंगे। प्रमुख रूप से सबसे पहला राज्य की सदस्यता। नागरिकता की सर्वप्रथम विशेषता वह राज्य का सदस्य होना चाहिए। सर्वव्यापकता का तात्पर्य यह है कि नागरिकता प्रत्येक उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो राज्य का निवासी हो, भले ही वह शहर में निवास करता हो या किसी भी गांव में निवास करता हो। राज्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए उसको। नागरिकता में देश के प्रति यह परम आवश्यक गुण है, तभी वह नागरिकता की श्रेणी में आएगा। देश के प्रति उसके मन में निष्ठा का भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, देश के प्रति बलिदान होने की भाव रखना चाहिए उसको। अधिकारों का प्रयोग। नागरिकता व्यक्ति को राज्य की तरफ से अधिकार प्रदान करता है। कर्तव्य पालन। नागरिकता व्यक्ति को कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारे 4 नागरिकता की विशेषताएं हैं।
मैं पॉइंटवार एक बार और पुनरावृत्ति कर देता हूँ। राज्य की सदस्यता, सर्वव्यापकता, राज्य के प्रति निष्ठा का भाव, अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता प्राप्त करने की विधियों को दो भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला हमारा जो जन्मजात अथवा स्वाभाविक नागरिकता, और दूसरा राज्य प्रदत्त अथवा कृत्रिम नागरिकता। जन्मजात अथवा स्वाभाविक नागरिकता के अंतर्गत रक्त संबंध अर्थात वंश सिद्धांत के आधार से जो हमको नागरिकता मिलता है, इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का निर्धारण रक्त अथवा बालक के वंश के आधार पर होता है। बालक को उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है जिस देश के उसके माता पिता स्थायी निवासी हों। अगर किसी भारतीय दंपत्ति के बच्चे का जन्म फ्रांस में होता है तो वह फ्रांस का नागरिक न होकर भारतीय नागरिक माना जाएगा। इसके विपरीत यदि किसी बालक का जन्म भारत में होता है और उसके माता पिता फ्रांस के नागरिक हैं तो वह बच्चा फ्रांस का नागरिक माना जाएगा। दूसरा हम देखेंगे जन्म स्थान के सिद्धांत। जन्म स्थान के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बालक की नागरिकता उसके जन्म स्थान के आधार पर निश्चित की जाती है। यदि भारत के किसी नागरिक का बच्चा अर्जेंटीना की भूमि पर जन्म लेता है तो वह बच्चा वहां का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि अर्जेंटीना के नागरिक का बच्चा भारत की भूमि पर अथवा अन्य किसी राज्य में जन्म लेता है तो वह स्वदेश की नागरिकता से वंचित रह जाएगा। यद्यपि यह सिद्धांत अर्जेंटीना देश में ही प्रचलित है, लेकिन वहाँ की अपेक्षा यह इंग्लैंड में भी अधिक व्यापक है। वहाँ तो यदि कोई बच्चा इंग्लैंड के जहाज में भी पैदा होता है तो वह इंग्लैंड का नागरिक माना जाता है। तीसरा हमारा जन्मजात नागरिकता के आधार पर तीसरा हमारा जो बिंदु है मिश्रित अथवा दोहरा सिद्धांत। विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनमें रक्त सिद्धांत एवं जन्म स्थान सिद्धांत दोनों को मिलाकर नागरिकता का निर्धारण किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड में मिश्रित सिद्धांत प्रचलित है। इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिकन अथवा अंग्रेज माता पिता से उत्पन्न बच्चों को चाहे उनका जन्म इन देशों में हुआ हो अथवा किसी अन्य देश में, अपने माता पिता के देश की नागरिकता उनको प्राप्त हो। दूसरा हम देखेंगे राज्य प्रदत्त अथवा कृत्रिम नागरिकता। इसके अंतर्गत देशीकरण। देशीकरण यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नियम शर्तों को जो निर्धारित है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, उसको पूर्ण करने पर उस व्यक्ति को उस देश की विशेष नागरिकता मिल जाती है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार देशीकरण का आशय विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की किसी भी विधि अथवा उसके लिए जो निर्धारित प्रणाली है उससे है। इसके अंतर्गत देशीकरण द्वारा जो नागरिकता प्राप्त करने की सामान्य शर्तें हैं, जो विधियों को पूरा करने पर, नियमों को, शर्तों को पूरा करने पर जो नागरिकता मिलती है, उसके अंतर्गत जो निर्धारित प्रमुख शर्तें हैं उसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो है निश्चित निवास। समस्त देशों में प्रायः यह नियम नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रचलित है। राज्य के अंतर्गत निश्चित समय तक रहने पर विदेशी अपने पहले राज्य की नागरिकता त्याग कर वहां की नागरिकता ग्रहण करने हेतु आवेदन पत्र दे तो वहां की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है। निवास करने की जो अवधि या समय सीमा है वो अलग अलग देशों में अलग अलग निर्धारित है। देशभक्ति की शपथ लेनी पड़ती है। व्यक्ति जिस देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उस देश के प्रति भक्ति भाव रखने का उसको शपथ लेना पड़ेगा। व्यक्ति द्वारा स्पष्ट घोषणा की जाएगी कि वह उस देश के प्रति निष्ठा रखेगा तथा उस देश के कानूनों को पूर्ण रूप में पालन करेगा। तीसरा हमारा है नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा। उसको यहाँ की नागरिकता प्रदान किया जाए
ऐसा थोपना नहीं है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कहाँ की नागरिकता छोड़ना चाहता है और जहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उसको वो अपना आवेदन पर, अपने घोषणा पत्र पर स्पष्ट उल्लेख करेगा। राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अनिवार्य शर्त है। वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रभाषा का, वहाँ की राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना है। कुछ देशों में यह नियम है कि जो भी व्यक्ति उस देश की भाषा का ज्ञान रखता हो, सिर्फ उससे ही नागरिकता प्रदान की जा सकती है। विवाह के द्वारा यदि किसी देश की महिला दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेता है तो महिला को अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अधिकांश देशों में यह नियम प्रचलित है, लेकिन जापान में यह नियम प्रचलित है कि यदि किसी अन्य देश का पुरुष जापानी महिला से विवाह कर ले तो पुरुष को भी जापान की नागरिकता मिल जाती है। गोद लेने पर यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी बच्चे को गोद ले लेता है तो उस बालक को गोद लेने वाले जो उसके धर्म माता पिता हैं उनके देश की नागरिकता उसको मिल जाती है। सरकारी सेवा में जाने पर यदि कोई विदेशी किसी दूसरे देश में सरकारी पद ग्रहण कर लेता है, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। विजय प्राप्त करने पर, यह पुराने समय में प्रचलित था, यदि कोई देश किसी अन्य देश पर अथवा उस देश के किसी भाग पर विजय प्राप्त कर लेता है तो पराजित देश अपना अथवा पराजित हुआ जो देश है जिस पर उसने विजय प्राप्त की है, वहाँ के नागरिकों को विजयी देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। संपत्ति खरीदने पर दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में, पेरू तथा मेक्सिको में यह कानून लागू है। इस नियम के अनुसार यदि विदेशी उस देश में भूमि अथवा अचल संपत्ति खरीद लेता है तो वहाँ की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है। विद्वता के आधार पर अनेक राज्यों में विदेशी विद्वानों को नागरिकता प्राप्ति के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे फ्रांस में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। पुनः नागरिकता प्राप्ति की जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत कोई नागरिक अपनी नागरिकता त्याग कर, अपने मूल देश की नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसे उस देश का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन यदि वह पुनः अपने देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो कुछ शर्तों को जो संविधान के नागरिकता अधिनियम में उल्लेखित हैं उसको पूर्ण करने पर उसे उस देश की नागरिकता फिर से मिल जाएगी। नागरिकता की लोप का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला तो नागरिकता का जो लोप है उसके अंतर्गत हम 9 बंदियों पर अध्ययन करेंगे। स्वेच्छा से नागरिक अगर त्याग देता है, यह आवेदन देता है कि मैं यहाँ की नागरिकता को त्यागना चाहता हूँ और सरकार से अनुमति प्राप्त कर लेता है तो उसको उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त की जा सके। जर्मनी में इस प्रकार का नियम प्रचलित है। दीर्घकाल तक सरकार की बगैर अनुमति के, बगैर जानकारी के अनुपस्थित है तो वह उसकी जो मूल नागरिकता है उसको खो बैठता है। विदेशों से सम्मान प्राप्त कर लेने पर अपने जो मूल देश है उसको छोड़कर दूसरे देश से किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर लेता है, सरकारी नौकरी ग्रहण कर लेता है और उपाधि या सम्मान ग्रहण करता है और इन कार्यों को करने में उसने सरकार की अनुमति नहीं ली है। ऐसे स्थिति में सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता को, मूल नागरिकता को समाप्त कर सकता है। विवाह कर लेने पर नागरिकता की समाप्ति का यह आधार है। जब एक देश की महिला दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उस महिला को अपने पूर्व देश की नागरिकता जो है वो लुप्त हो जाती है। देशद्रोह का अपराध करने पर जो देशद्रोही व्यक्ति है उसकी नागरिकता से सरकार वंचित कर देगा। सेना से भागने पर यदि कोई सैनिक सेना से भाग जाता है तो राज्य उसकी नागरिकता का समाप्त कर देता है। समाज का त्याग करने पर जो व्यक्ति समाज एवं राज्य को त्याग कर साधु संत हो जाते हैं उन्हें भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। गंभीर अपराध करने पर, कुछ गंभीर अपराध करने पर न्यायालय द्वारा नागरिकता का अंत कर दिया जाता है। पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर, कुछ देशों में पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर व्यक्ति को नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। भारतीय संविधान में
पागल एवं दिवालिया को नागरिक स्वीकार ही नहीं किया गया है। आदर्श नागरिकता के तत्व जो प्रमुख तत्व हैं, उत्तम स्वास्थ्य हो, उसका शरीर स्वस्थ हो और उसका चरित्र जो है वो उच्च हो। आदर्श नागरिकता का यह सबसे प्रथम गुण है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। व्यक्ति जब स्वस्थ होगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा, तभी उसका चिंतन भी, उसका विचार भी स्वस्थ होगा। इसी प्रकार आदर्श नागरिकता में उच्च चरित्र का होना भी परमावश्यक है। उच्चतर मानवीय मूल्य का होना भी परमावश्यक है। उच्चतर मानवीय मूल्य ही उसके चरित्र का निर्धारण करता है। इसके विपरीत चरित्रहीन व्यक्ति कदापि आदर्श नागरिक नहीं बन सकता। शिक्षा, निश्चित रूप से कहा जा सकता है, शिक्षा आदर्श नागरिक के जीवन की नींव है। इसके द्वारा व्यक्ति का अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है। महात्मा गांधी ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है, शिक्षा जो आत्मा का भोजन है, आदर्श नागरिकता की प्रथम शर्त है। कर्तव्य परायण होना चाहिए। व्यक्ति को असल में वही देश प्रगति कर सकता है जिसके नागरिक कर्तव्य परायण हैं। श्रेष्ठ सामाजिक जीवन के लिए कर्तव्य परायणता की भावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे आदर्श नागरिक के जीवन की पूंजी की संज्ञा दी जाती है। परोपकार और सहानुभूति तथा दया की भावना होना आवश्यक है। समाज के असहाय, दीन दुखी, अपाहिज पर परोपकार करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। हजारों वर्ष पुराना है हमारा देश का जो इतिहास है, महापुरुषों के उपकारपूर्ण कार्यों से, उदाहरणों से, उनके उपकारपूर्ण कार्यों से भरा पड़ा है। उपकार के लिए सहानुभूति, दया की भावना होनी चाहिए। जब तक किसी व्यक्ति का मन उदार नहीं होगा, वह दूसरों की सेवा नहीं कर पाएगा। सहानुभूति एवं दया की भावना ही व्यक्ति को उपकार करने हेतु प्रेरित करती है। आज्ञा पालन व अनुशासन आदर्श नागरिक के लिए इस भावना का होना परमावश्यक है। एक आदर्श नागरिक राज्य प्रदत्त, राज्य के द्वारा निर्धारित कानून है, उसका निष्ठापूर्वक ईमानदारी से उसको स्वीकार करता हो, पालन करता हो तथा अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता हो। अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सदैव जागरूक रहता हो। व्यापक दृष्टिकोण, उसका सोच का जो स्तर है वो व्यापक होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए और यही व्यापकता व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों की भावनाओं एवं विचारों का आदर करता है, राज्य और समाज का अधिकतम हित कर सकता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बन सकता है। मताधिकार का उचित एवं सही प्रयोग, आज के युग में सभी को समानता के आधार से, महिला हो या पुरुष हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, समानता के आधार से मताधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का उचित तथा निष्पक्षता के साथ प्रयोग प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। इस अधिकार के अनुचित प्रयोग से शासन में, सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है तथा शासन सत्ता अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में पहुंच जाती है, जो स्वार्थवश देश को पतन के रास्ते पर ले जा सकती है। अतः आदर्श नागरिक को अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करना चाहिए। इस बारे में लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि मताधिकार एक बहुत ही पवित्र अधिकार है। इसका उचित प्रयोग राष्ट्र का निर्माण कर सकता है तथा इसका अनुचित प्रयोग राष्ट्र का पतन कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, जिसको हम दूसरे और संक्षेप में वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। एक आदर्श नागरिक में इस गुण का होना आवश्यक है। व्यक्ति को संपूर्ण विश्व के प्रति सहानुभूति, प्रेम का भाव प्रदर्शित करना चाहिए और ये वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में ही विश्वास रखना चाहिए। मितव्ययिता होना चाहिए व्यक्ति को। सामाजिक कल्याण हेतु आदर्श नागरिक में मितव्ययिता का गुण होना आवश्यक है। फिजूल खर्ची व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा करता है।
व्यर्थ में धन को खर्च करने वाला व्यक्ति जहां स्वयं कष्ट उठाता है, वहीं समाज को भी हानि और कष्ट उठाने के लिए मजबूर करता है। देशभक्ति आदर्श नागरिक का महत्वपूर्ण गुण है। ये देशभक्ति की भावना कूट कूट कर उसमें भरी होनी चाहिए। आपातकाल में देशभक्ति की भावना से ही प्रेरित होकर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए नागरिक को तैयार रहना चाहिए, और तैयार नागरिक ही राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। आदर्श नागरिकता के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम 10 बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहला अशिक्षा देखते हैं। मैकम ने कहा है कि शिक्षा के बिना नागरिक अपूर्ण है। शिक्षा अथवा ज्ञान के अभाव में आदर्श नागरिक की कल्पना व्यर्थ है। अशिक्षित एवं अज्ञानी व्यक्ति उचित व अनुचित में अंतर नहीं कर पाते हैं। वे अपने उत्तरदायित्व के बोध से अपरिचित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक तथा सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन अपनी समझबूझ के आधार पर न करके अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर करते हैं। शिक्षा तथा ज्ञान के बिना व्यक्ति न तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, न ही राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकता है। आर्थिक विषमता अथवा निर्धनता आदर्श नागरिकता के मार्ग का यह प्रमुख अवरोध आर्थिक विषमता अथवा निर्धनता गरीब व्यक्ति के लिए, गरीबी जो है व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है। गरीब व्यक्ति अपने भोजन तथा कपड़े इत्यादि से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में ही व्यस्त रहता है। उसके पास इन व्यवस्थाओं को जुटाने के अलावा राष्ट्र के लिए, देश के लिए सोचने का, समय करने के लिए समय नहीं बचता है, और उससे समाज तथा देश के प्रति उपयोगी कार्य करने की आशा हम नहीं कर सकते हैं। भ्रष्ट शासन आदर्श नागरिकता स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित शासन में ही पनप सकती है। भ्रष्ट शासन में इसका विकास होना संभव नहीं है। स्वार्थी एवं स्पष्ट शासकों के नियंत्रण में रहने वाले लोग कदापि आदर्श नागरिक नहीं बन सकते। भाषण एवं लेखन की, अपने विचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जहाँ पे अभाव है, व्यक्ति के जीवन में भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में व्यक्ति के चरित्र का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसके अभाव में व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता का अभाव आदर्श नागरिकता के मार्ग की रुकावट है। सांप्रदायिकता आदर्श नागरिकता का प्रबलतम शत्रु माना गया है। इसको सांप्रदायिकता की भावना से ही सामाजिक जीवन में कटुता पैदा होती है तथा शांति जो है वो नष्ट हो जाती है। कभी कभी इसके वशीभूत होकर व्यक्ति अपने धार्मिक एवं राजनीतिक समुदायों को इतना अधिक महत्व देते हैं कि वे समाज एवं राज्य के हितों की उपेक्षा हेतु तत्पर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आदर्श नागरिकता की प्राप्ति संभव नहीं होती है। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण पक्षपात की प्रवृत्ति मानव प्रगति में बाधक है। अतः किसी भी प्रकार की, किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। पक्षपात की भावना आदर्श नागरिकता के मार्ग में प्रमुख बाधा है। सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता जब समाज में अधिकांश लोग सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो स्वार्थी तथा चालाक लोग शासन कर अपना प्रभुत्व, आधिपत्य, अधिकार स्थापित कर लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आदर्श नागरिकता के विकास की संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। जाति प्रथा वर्तमान काल में आदर्श नागरिकता के मार्ग में जाति प्रथा भी बाधक है। सामाजिक एकता को समाप्त करने में जाति प्रथा ने कोड़ का काम किया है। जाति हित को राष्ट्रीय हित से अधिक महत्व दिया जाता है। देश में चुनाव जाति के आधार पर ही लड़े जाते हैं। जाति प्रथा ने छुआछूत तथा भेदभाव की भावना को जन्म दिया है। अस्पृश्यता जातिवाद का ही परिणाम है। उग्र राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवाद की संकीर्ण मनोवृत्ति व्यक्ति में जातीय श्रेष्ठता की भावना को उकसाती है तथा अन्य राज्यों की अपेक्षा अपने राज्यों के वर्चस्व को स्थापित करने की प्रेरणा देती है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध इसी प्रेरणा तथा प्रवृत्ति के परिणाम थे। उग्र राष्ट्रीयता का यह विचार विश्व
बंधुत्व अथवा जियो और जीने दो की भावना के अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल है। पूंजीवाद आदर्श नागरिकों के समाज में धन का समान रूप से वितरण आवश्यक है। असमान वितरण से पूंजीवाद पनपता है और फैलता है। इस व्यवस्था में गरीबों का शोषण होता है तथा समाज की शांति और व्यवस्था भंग हो जाती है। इस प्रकार आदर्श नागरिकता के मार्ग में पूंजीवाद बहुत बड़ी रुकावट है। आदर्श नागरिकता में जो हम अभी अध्ययन किए हैं, उन बाधाओं को, उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं या उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखते हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे पहला हमको उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी है। शिक्षा का प्रसार करके अज्ञान का विनाश करना है। शिक्षा से आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली रुकावटों का समाधान किया जाता है। सांप्रदायिकता, उदासीनता, संकीर्ण राष्ट्रीयता इत्यादि की भावनाओं को शिक्षा से दूर की जा सकती है। शिक्षित नागरिक ही आदर्श नागरिक बन सकते हैं। गरीबी का अंत करना, आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है। आर्थिक संपन्नता सामाजिक उन्नति की रीढ़ होती है। गरीबी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां पैदा करती हैं। इसका अंत करने के लिए कुटीर उद्योग खोले जाने चाहिए तथा इसको आर्थिक सहायता देकर और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास, प्रत्येक देश को राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके आधार पर ही विश्व शांति के लक्ष्य एवं विभिन्न कल्याण की भावना को प्राप्त किया जा सकता है। नैतिकता का विकास, आदर्श नागरिकता के विकास में नैतिकता का विशेष महत्व है। नैतिकता के विकास ही देश में सभी संभव प्रयास करने चाहिए या उसका विकास हेतु अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। पूंजीवाद का अंत हो। पूंजीवाद व्यवस्था का विनाश करके देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करके ही आदर्श नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशभक्ति की भावना पैदा करके वर्तमान भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो संपूर्ण देश के हित की बात सोचते हो। यद्यपि चीन, पाकिस्तान के आक्रमण के पश्चात देशभक्ति की भावना को कुछ बल मिला है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के मन में इसे स्वीकार करना होगा कि नागरिकता या आदर्श नागरिकता के लिए देशभक्ति की भावना होना आवश्यक है। उसको हम स्वीकार करें और पालन करें। उच्च कोटि का साहित्यिक तथा प्रेस जो है वो निष्पक्ष व स्वतंत्र होना चाहिए। नागरिकता के निर्माण में साहित्य अथवा स्वतंत्र प्रेस का अत्यधिक उत्तरदायित्व है। साहित्य जो पुस्तकें हैं तथा प्रेस की नागरिकों को सच्चरित्रता, कर्तव्यपरायणता, निष्पक्षता तथा आदर्शवादी की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। स्वस्थ राजनीतिक दलों की स्थापना, जो राजनीतिक दल हैं वो दलबंदी, गुटबंदी जो हैं उनमें उनको समाप्त किया जाना चाहिए। दलबंदी देश का वातावरण को दूषित करते हैं। दलीय प्रणाली लोकतंत्र का आधार भी है, लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप विकृत हो चुका है। आज इस व्यवस्था की आवश्यकता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने दलीय स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्रीय हितों को अधिक प्राथमिकता दे। सामाजिक जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उसका समाधान किया जाए। बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लेना आवश्यक है। समाज सुधारकों एवं प्रबुद्ध नागरिकों को यह प्रमुख कर्तव्य है कि समाज ही हानिकारक परंपराओं, प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास करे। उन्हें समाज में ऐसी चेतना जागृति करनी होगी जिससे नागरिक सामाजिक कुरीतियों का त्याग करके प्रगति के रास्ते पर चल सकें। पारिवारिक सुधार, नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला हमारा परिवार ही है। जो कुछ शिक्षा है, सीखता है व्यक्ति सबसे पहला परिवार से ही सीखता है, उसका प्रथम पाठशाला है।
आदर्श नागरिकता के लिए परिवार बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए परिवार का वातावरण शिक्षाप्रद एवं शांतिमय होना चाहिए। नागरिकता के जो प्रमुख लक्षण हैं इसको हम देखेंगे। इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता से हमारा जो तात्पर्य है, भारत के संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि अन्य संघ राज्यों की तरह भारत में दोहरी नागरिकता ही नहीं अपितु एक ही नागरिकता भारतीय नागरिकता की व्यवस्था की गई है। चाहे व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में रहता हो, वह सिर्फ भारत का ही नागरिक होगा। हमारे देश भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार इत्यादि राज्य हैं, लेकिन राज्यों की नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अमरनंदी जी ने कहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत समझा गया है, नागरिकता के संबंध में नियम बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को प्राप्त है और राज्य सरकारों को इस बारे में कार्य करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। नागरिकता के संबंध में उदार दृष्टिकोण, भारत में नागरिकता के सिद्धांतों को अत्यंत उदार बनाया गया है। नागरिकता का निर्धारण करते समय जन्म एवं वंश के आधार पर दोनों ही प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 11 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संविधान को भविष्य में भी नागरिकता पर कानून बनाने का, निर्मित करने का अधिकार होगा। ठीक है, आज का जो हमारा नागरिकता का विषय था वो संक्षिप्त रूप से पूर्ण हो गया है। अगले दिन हम फिर दूसरे विषय वस्तु को लेकर उपस्थित होंगे।